हाय एवरीवन, वेलकम टू शेल्जा कालिया स्टोरीज। तो आज की जो एक क्राइम स्टोरी है ये चार्ल्स कलिन का पार्ट 2 है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, इस पार्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जाकर पार्ट 1 देखना पड़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि चार्ल्स को 5 हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है और उनमें से 3 हॉस्पिटल्स उस पर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। सो 1998 में चार्ल्स को लिबर्टी नर्सिंग होम से भी निकाल दिया जाता है उसके प्रोटोकॉल्स तोड़ने की वजह से। लेकिन चार्ल्स को अपनी अगली नौकरी ढूंढने में बिल्कुल समय नहीं लगता। वो सिर्फ 1 हफ्ते में अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर लेता है। वो 1998 में ईस्टर्न हॉस्पिटल पेंसिल्वेनिया के आईसीयू में एज अ पार्ट टाइम नर्स का काम करने लगता है और 1 ही महीने बाद उसे अपनी दूसरी पार्ट टाइम जॉब मिलती है ली हाई वैली हॉस्पिटल न्यू जर्सी में। 1 दिसंबर 1998 में चार्ल्स ईस्टर्न हॉस्पिटल में पहली जान लेता है। वहाँ एक श्रम नाम का आदमी जो कि 78 इयर्स के थे, उन्हें एडमिट किया गया था सीजर्स की वजह से एंड ही वाज रिकवरिंग वेल व्हेन चार्ल्स किल्ड हिम बाय इंजेक्टिंग हिज सिग्नेचर मर्डर वेपन डिजॉक्सिन। वहां पर श्रम की डॉटर क्रिस्टीना भी थी जिसके सामने चार्ल्स ने उन्हें इंजेक्शन दिया था और वो कंफ्यूज्ड भी थी कि इतनी रात को कोई नर्स रूम में क्यों है और इंजेक्शन क्यों दे रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग और नोइंग दैट हर फादर इज डेड, शी वाज शॉक्ड एंड वंडरिंग व्हाट हैपेंड एंड शी कंप्लेन्ड अबाउट चार्ल्स टू द हॉस्पिटल। अथॉरिटीज ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि श्रम की मौत डिजॉक्सिन ओवरडोज से हुई है एंड जिसने भी ये किया है डेलिबरेटली किया है क्योंकि श्रम को कभी भी हार्ट की मेडिसिन की जरूरत थी ही नहीं। अब यहाँ पर एक बार फिर से चार्ल्स प्राइम सस्पेक्ट बनता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि हॉस्पिटल ने उस पर इन्वेस्टिगेशन की है वो वहां से भी क्विट कर देता है और 1999 में हॉस्पिटल की तरफ से भी ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाती है विदाउट फाइलिंग एनी पुलिस कंप्लेंट और लॉ सूट। अब मार्च 1999 में चार्ल्स को ली हाई हॉस्पिटल में फुल टाइम नर्स का जॉब मिल जाता है। वो वहां के बर्न यूनिट में काम कर रहा होता है और 6 महीने बाद चार्ल्स अपने सबसे यंगेस्ट विक्टिम की जान लेता है, मैथ्यू मैथर्ड, जो सिर्फ 22 साल का था एंड उसे काफी सीवियर बर्न्स होने के कारण ली हाई हॉस्पिटल में लाया गया था। चार्ल्स उसे डिजॉक्सिन इंजेक्ट करके मार देता है और आगे चलकर चार्ल्स बताता है कि उसने जितने भी मर्डर किए थे उनमें से उसने मैथ्यू को आउट ऑफ मर्सी मारा था क्योंकि ही वाज सफरिंग एंड वो उसे उस सफरिंग से आजाद करवाना चाहता था। इसके बाद चार्ल्स अपने अपार्टमेंट में एक बार फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करता है और वो अपने अपार्टमेंट में चारकोल से आग जलाता है एंड खिड़कियां दरवाजे सब बंद करके आराम से अंदर बैठ जाता है। उसके नेबर्स को कुछ तो स्मेल आती है एंड वो तुरंत ही 911 को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वहां आकर उसे बचाती है एंड उसे क्राइसिस सेंटर फिलिसबर्ग में एडमिट कर देती है जहां उसके डिप्रेशन का इलाज चलता है। लेकिन चार्ल्स उन्हें भी कन्विंस कर लेता है कि वो सुसाइड नहीं कर रहा था, सिर्फ आग ही जला रहा था क्योंकि काफी ठंड थी। उसे वहां से भी थोड़े टाइम बाद रिलीज कर दिया जाता है जहां रिलीज होने के बाद चार्ल्स नेक्स्ट डे ही अपनी जॉब पर वापस आ जाता है और उसी दिन एक और पेशेंट को अपना शिकार बनाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स वहां पे जो थे वो उस पेशेंट को रिवाइव कर लेते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से चार्ल्स पे इन्वेस्टिगेशन जैसे ही शुरू होती है वो वहां से भी भाग जाता है एंड हॉस्पिटल भी कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन या कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करती चार्ल्स के खिलाफ। अब समय था जून 2000 का जब चार्ल्स ल्यूक हॉस्पिटल पेंसिल्वेनिया में एज अ कार्डियक नर्स ज्वाइन करता है। यहाँ भी चार्ल्स कभी नहीं रुका और उसने 2001 से लेकर 2002 के बीच में 5 लोगों को जान से मारा। लेकिन और हॉस्पिटल्स की तरह ये हॉस्पिटल इस चीज को काफी सीरियसली लेता है। जब वहां पे एक नर्स को डस्टबिन में कुछ अनयूज्ड मेडिकेशंस मिलती हैं तो वो नर्स जाकर तुरंत अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करती है और अथॉरिटीज की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पूरे हॉस्पिटल्स के डस्टबिन चेक करते हैं और उन्हें वहां हर जगह अनयूज्ड मेडिकेशंस मिलती हैं। इसके बाद ली आई हॉस्पिटल के 7 नर्सेस सामने आती हैं जो कहती है कि उन्हें चार्ल्स पे शक है क्योंकि जितनी भी डेथ्स हुई है वहां चार्ल्स मौजूद था और वो ही मेडिकेशन चोरी करता था हॉस्पिटल से। इसके बाद हॉस्पिटल चार्ल्स पर पुलिस कंप्लेंट फाइल करता है और पुलिस डॉक्टर महाल्किस को इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर करती है। डॉक्टर महाल्किस बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने ऐसा ही कुछ केस वॉरेन हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन वहां पर कभी उन्हें डिजॉक्सिन के ट्रेसेस नहीं मिले क्योंकि डिजॉक्सिन का टेस्ट किया ही नहीं गया था। कि जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, डिजॉक्सिन एक ऐसा ड्रग है जिसका नॉर्मल टेस्ट में ट्रेसेस नहीं आते, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डिजॉक्सिन का ही टेस्ट करना पड़ता है। And she was the same woman
हु चार्ल्स किल्ड दैट टाइम। इस बार डॉक्टर मिहाइलकिस को डिजॉक्सिन के ट्रेसेस मिले सभी पेशेंट्स की बॉडी से, लेकिन वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि चार्ल्स इन सब से कैसे रिलेटेड है। एक बार फिर से चार्ल्स के खिलाफ केस ड्रॉप हो जाता है और वो हॉस्पिटल छोड़ देता है। अब बात है सितंबर 9, 2002 की, जब सेंट लूक हॉस्पिटल पेंसिल्वेनिया स्टेट नर्सिंग बोर्ड में चार्ल्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता है और कुछ ही दिनों बाद सितंबर 22, 2002 में इस बार नर्सिंग बोर्ड उस पर एक्शन ले लेती है। अब चार्ल्स अपना आखिरी हॉस्पिटल ज्वाइन करता है, सॉमरसेट मेडिकल सेंटर, न्यू जर्सी। चार्ल्स सॉमरसेट हॉस्पिटल में जनवरी से सितंबर 2003 के बीच में 13 और पेशेंट्स को अपना शिकार बनाता है। वहां की नर्स हॉस्पिटल अथॉरिटीज को अपना कंसर्न शो करती है एंड चार्ल्स एक बार फिर से शक के घेरे में आता है। अब हॉस्पिटल अथॉरिटीज डॉक्टर मार्कस, जो कि एक फार्मासिस्ट थे, उनको इन्वॉल्व करती है एंड इन्वेस्टिगेशन करने को बोलती है। जब डॉक्टर मार्कस इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एकदम से इतने सारे पेशेंट्स की डिजॉक्सिन ओवरडोज से कैसे मौत हो सकती है, तो वो वही समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो डॉक्टर मार्कस तुरंत ही हॉस्पिटल अथॉरिटीज को फोन लगाते हैं और वो डायरेक्टर से बात करते हैं कि ये एक मर्डर का केस है, ये मर्डर्स हो रहे हैं, तो आपने अभी तक पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जिसपे हॉस्पिटल के डायरेक्टर बोलते हैं कि अभी तक वो अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने किसी भी पुलिस को या अथॉरिटीज को इन्वॉल्व नहीं किया। डॉक्टर मार्कस खुद से ही स्टेट हेल्थ बोर्ड को लेटर लिखते हैं एंड सब इंसिडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद स्टेट बोर्ड इस केस पे 2 बहुत ही काबिल डिटेक्टिव्स असाइन करती है, जो आगे चल के थॉरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड उस हॉस्पिटल्स की सभी नर्सेज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। पर जब वो चार्ल्स का पास देखते हैं कि कैसे उसने इतने हॉस्पिटल स्विच किए हैं, उसे हॉस्पिटल से निकाला गया है, ये देखकर वो चार्ल्स के पास्ट में और डिग करते हैं एंड उनके सामने आता है कि जितनी भी डिजॉक्सिन ओवरडोज से डेथ्स हुई है, उनमें से 67% केसेस में चार्ल्स वहां मौजूद था। अब डिटेक्टिव्स ऐसे विटनेसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं जो चार्ल्स के बहुत करीब हो और चार्ल्स को जानते हो। तो ऐसे में डिटेक्टिव्स की मदद करने के लिए नर्स एमी रिजवे सामने आती है, जो चार्ल्स की करीबी दोस्त थी, और चार्ल्स उनसे काफी बातें भी शेयर किया करता था, जैसे अपनी पर्सनल बातें, अपनी डिवोर्स की बातें और उसने कैसे इतने सुसाइड अटेम्प्ट किए। लेकिन जब डिटेक्टिव्स एमी को बताते हैं कि चार्ल्स के ऊपर उन्हें शक है कि चार्ल्स ने 40 से ज्यादा मर्डर्स किए हैं, एमी एकदम विश्वास नहीं कर पाती। तो डिटेक्टिव के पास में जो भी प्रूफ्स थे वो सब एमी को दिखाते हैं और उसे वो कन्विंस करते हैं कि चार्ल्स ही इन सब मर्डर्स के पीछे है, जिसे देखकर एमी एकदम घबरा जाती है और उसे विश्वास नहीं होता कि वो एक इतने टाइम एक मर्डरर के साथ में दोस्ती करके बैठी थी। डिटेक्टिव्स ने एमी को चार्ल्स पे नजर रखने को कहा था एंड कुछ दिनों में उसने इतने एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे कि अब डिटेक्टिव्स चार्ल्स को अरेस्ट कर लेते हैं। चार्ल्स के खिलाफ एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो था, लेकिन उसका कन्फेशन भी बहुत जरूरी था। तो वो एमी को कन्विंस करते हैं चार्ल्स के कन्फेशन निकलवाने के लिए। वो चाहते थे कि एमी चार्ल्स के पास कन्फेशन रूम में जाए, उससे बातें करे और उसका कन्फेशन लेकर आए, क्योंकि चार्ल्स पहले भी उससे काफी बातें करता था। एमी एक स्मार्ट ट्रिक प्ले करती है। वो चार्ल्स के पास जाती है और उसे बोलती है कि शी इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर ऑल दीज मर्डर्स। वो चार्ल्स से काफी कन्विंसिंगली पूछती है क्या वो ही इन सब 40 मर्डर्स के पीछे है। अब जिसपे चार्ल्स अपना कन्फेशन देना शुरू करता है, जो कि 7 घंटे तक चलता है। He said he do not remember how many patient he had killed. He had lost the count. चार्ल्स पे केस चलता है एंड 2 मार्च 2006 को चार्ल्स को फाइनल हियरिंग के लिए कोर्ट में लाया जाता है, जहां उसकी हियरिंग उन सब रिलेटिव्स के सामने होती है जिसको उसने मारा था। और फाइनली चार्ल्स को 12 लाइफ टाइम्स की सेंटेंस मिलती है एंड दैट टू विदाउट एनी पैरोल। सो दोस्तों, चार्ल्स आज भी जिंदा है और वो न्यू जर्सी स्टेट प्रिजन में अपनी सजा काट रहा है। सो ये थी हमारी आज की क्राइम स्टोरी। तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्ट 2 कैसा लगा, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और जाने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको अच्छी लगे तो किसी के साथ शेयर कर दो। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।